नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 आरोह का पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जिनके लेखक विष्णु खरे जी हैं, इसका मैं समरी यानी सारांश इसका पढ़ाऊंगी और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी रहेगा। तो सारांश इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों ताकि आप लोगों का एग्जाम पास है। आप सारांश के जैसे स्टोरी के जैसा आप पाठ को समझ लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा पूरा पाठ पढ़ने के लिए। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 12 आरोह और बितान का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। पाठ का परिचय। यह पाठ हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की कला की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित करता है। करुणा और हास्य परस्पर विरोधी भाव है। मतलब करुणा जो होता है दुख का प्रतीक है और हास्य जो है सुख का प्रतीक है, तो दोनों में विरोधाभास है। करुणा में हंसी नहीं आ सकती और हास्य में करुणा का क्या काम। चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य स्थापित किया। यह पाठ चार्ली के जादू का ही वर्णन करता है। अब चार्ली का आकलन। चार्ली की जन्मशती मनाई गई। उसकी फिल्म मेकिंग ए लिविंग को 75 वर्ष हो गए। विकासशील संसार में टेलीविज़न और वीडियो के कारण संसार चार्ली की फिल्मों को देख रहा है। उसकी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई ऐसी रीलें भी मिली है जो अभी तक दर्शकों को देखने को नहीं मिली है। इस आधार पर लेखक यह मत बनाता है कि आगे आने वाले 50 वर्षों में चार्ली के कार्यों का आकलन होता रहेगा। अब चार्ली की फिल्मों का प्रभाव। चार्ली की फिल्मों का आधार भावनाएं हैं, बुद्धि नहीं। इसका परिणाम यह रहा है कि पागल से लेकर महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक उसकी फिल्मों में आनंद लेते हैं। चार्ली की अनेक फिल्में दर्शकों की भावनाओं को भिन्न प्रकार की अनुभूति कराती है। मेट्रोपोलिस, कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोबंथ सील, लास्ट ईयर इन मरियन वार्ड, द सेक्रीफाइस आदि ऐसी फिल्में हैं। चार्ली ने फिल्म कला को सिद्धांतों के शिकंजे से बाहर निकाला, दर्शकों के मध्य व्याप्त वर्ग एवं वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया। चार्ली ने यह बताया कि त्रुटियां या कमियां सभी के जीवन में है। मतलब हर मनुष्य में खूबियां और अच्छाइयां होती है। चार्ली का परिवेश। चार्ली की माँ परित्यक्ता थी। वह स्टेज की सामान्य स्तर की अभिनेत्री थी। वह बाद में पागल हो गई। घर में भयंकर निर्धनता थी, मतलब गरीबी थी। धनपतियों, सामंतों तथा उद्योगपतियों से चार्ली को अनादर ही मिला था। इस परिवेश के कारण करोड़पति हो जाने के बाद भी चार्ली ने अपने जीवन मूल्यों में बदलाव नहीं किया। नानी के खनाब दोष और पिताओं के यहूदी चरित्र ने चार्ली को घुमंतु चरित्र बना दिया। चार्ली ने अपने फिल्मों में अपनी प्रिय छवि बुद्धू, खनाबदोश तथा आवारागर्द की ही प्रस्तुत की है। वह कभी मध्यवर्गीय, बुर्जुआ व उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सका। चार्ली की लोकप्रियता। फिल्म समीक्षक अथवा फिल्म कला के विद्वान यह अनुभव करते हैं कि चार्ली का मूल्यांकन करना आसान नहीं है। चार्ली की कला सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, वह सिद्धांत गढ़ती प्रतीत होती है। देश कला की सीमाओं को लांघते हुए चार्ली सबको अपना लगता है। दर्शक उनके किरदार में कभी खुद को देखता है तो कभी अपने किसी परिचित को। भावना को चुनने के दो कारण। बुद्धि की तुलना में चार्ली ने भावना को चुना। इसके दो कारण थे। एक बार जब वह बीमार हुआ तब उसकी माँ ने बाइबिल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रसंग पर माँ बेटे दोनों रोने लगे थे। इस कथा से चार्ली में स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ा। दूसरी घटना ने चार्ली को बहुत प्रभावित किया। चार्ली के घर के पास कसाई खाना था। वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए आते थे।
एक बार एक भेड़ किसी प्रकार जान बचाकर भाग निकली। उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने वाले कई बार फिसल कर सड़क पर गिरे, जिसे देखकर दर्शकों ने हंसी के ठहाके लगाए। उसके बाद भेड़ हाथ आ गई। चार्ली ने अनुमान लगाया कि अब भेड़ के साथ क्या व्यवहार होगा। उसका हृदय करुणा से भर गया। हास्य के बाद करुणा, यही भावी फिल्मों का आधारभूत मनोभाव बना। भारतीय रस सिद्धांत। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र का संबंध भी रस से है, किंतु वहाँ करुणा हास्य में नहीं बदलती। जीवन में हर्ष विषाद के अवसर पर हास्य व करुणा के भाव आते जाते हैं, किंतु दोनों में निकटता नहीं दिखती। दूसरे, भारतीय परंपरा में हास्य दूसरों को देखकर उत्पन्न होता है, अर्थात हास्य का आलंबन कोई और होता है, हम स्वयं नहीं। संस्कृत नाटकों का विदूषक यदा कदा अपने कारण दूसरों को हंसाता है, किंतु करुणा एवं हास्य का सामंजस्य वहाँ भी नहीं है। चैपलिन का सौंदर्य शास्त्र। चार्ली का हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और कब करुणा हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, जाना नहीं जा सकता। भारतीयों ने भारतीय साहित्य शास्त्र के विरुद्ध चार्ली के इस प्रयोग को भी स्वीकार कर लिया। इस स्वीकार्यता ने कला की सार्वजनिकता को ही प्रमाणित किया है। चार्ली के इसी आभारतीय सौंदर्य से प्रभावित होकर राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई थी, जो वस्तुतः द ट्रिप का शब्दानुवाद है और चार्ली का भारतीयकरण। इस फिल्म ने से स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा ने जन्म लिया। इसके बाद इस परंपरा में दिलीप कुमार ने बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी तथा देवानंद ने 9-2-11, फंटूस, 3 देवियां आदि फिल्में दी। शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी चैपलिन जैसा ही किरदार निभाते दिखाई दिए। आज जब कभी नायक की झाड़ू से पिटाई होती दिखती है तो चार्ली का स्मरण हो आता है। चार्ली की फिल्मों की विशेषताएं। चार्ली की फिल्मों की विशेषताओं को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। पहला, फिल्मों में भाषा का प्रयोग कम है। दूसरा, उसमें मानवीय स्वरूप अधिक है। तीसरा, चार्ली में सार्वभौमिकता है। चौथा, वह सदैव चिरयुवा दिखता है। पांचवा, वह किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगता। छठा, चार्ली सबको अपना स्वरूप लगता है। सातवां, उसमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। भारत में चार्ली को महत्व क्यों? एक होली के अपवाद को यदि छोड़ दें तो भारत में अपने पर हंसने की, स्वयं हास्यास्पद बनने की परंपरा नहीं है। नागरिक लोग तो अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा हंसता है। भारत में चार्ली के महत्व का मुख्य कारण यही है। चार्ली बड़े से बड़े व्यक्ति पर हंसने का अवसर देता है। वह ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाकर कभी भी हास्य का पात्र बन जाता है। उसका रोमांस पंक्चर हो जाता है। वह महानतम क्षणों में अपमानित होना जानता है। शूरवीर क्षणों में कैलब्य और पलायन की स्थिति आ जाती है। उसके पात्र लाचार दिखते हुए भी विजयी बन जाते हैं। इन सब कारणों से भारत में भी चार्ली का महत्व है। अब देखिए प्रश्न 1 है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा? उत्तर, लेखक ने चार्ली के विषय में कहा कि उस पर अभी अगले 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। उसके इस कथन के 3 कारण हैं। पहला, अभी चार्ली की कुछ ऐसी रीलें मिली है जिसके बारे में अब तक कोई कुछ नहीं जानता, अतः अब इन रीलों पर चर्चा होगी। दूसरा, चार्ली ने भारतीय जनजीवन पर जो प्रभाव छोड़ा है उसका अभी ठीक से मूल्यांकन नहीं हुआ है। तीसरा, चार्ली की फिल्मों का प्रभाव अभी भी आने वाले 50 सालों तक शेष रहेगा। उनकी लोकप्रियता और चर्चा अभी जीवित है। दूसरा प्रश्न, चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इससे सहमत है? उत्तर, लोकतांत्रिक बनाने का अर्थ है सामान्य लोगों के लिए उपयोगी बनाना, सामान्य लोगों की अनुभूति को प्रकट करना, किसी विशेष वर्ग या वर्ण का प्रतिनिधित्व न करना। एक समय था जब कवि और कलाकार राजाओं तथा सामंतों को प्रसन्न करने के लिए कला दिखाते थे। लोकतांत्रिक कला सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए होती है,
चार्ली ने ऐसा ही किया। उन्होंने आम लोगों को प्रसन्न करने के लिए फिल्में बनाई। दर्शकों के भी वर्ग और वर्ण होते हैं। जैसे कुछ कवि दरबारियों के लिए लिखते हैं, कुछ सुशिक्षित लोगों के लिए कला प्रदर्शित करते हैं, कुछ कलाकार किसी पार्टी या विचारधारा का समर्थन या विरोध करने के लिए फिल्म बनाते हैं, परंतु कुछ फिल्मकार वर्ग या वर्ण की इस जकड़न से परे आम लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए फिल्म बनाते हैं। चार्ली चैपलिन भी ऐसे ही फिल्मकार थे, इसलिए उनकी फिल्में अन्य देशों में भी लोकप्रिय है। तीसरा प्रश्न, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा है और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? उत्तर, लेखक ने राजकुमार द्वारा बनाई गई आवारा नामक फिल्म को चार्ली का भारतीयकरण कहा। राज कपूर ने आवारा तथा श्री 420 में नायकों को अपने पर हंसाया। उसके बाद भारतीय फिल्म में यह परंपरा ही चल निकली। दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन तथा श्रीदेवी ने चार्ली का अनुकरण करके स्वयं पर हंसने की परंपरा को आगे बढ़ाया। गांधी भी कभी कभी चार्ली की तरह अपने पर हंसते थे। लेखक ने लिखा है कि महात्मा गांधी में चार्ली चैपलिन का खासा पुट था। नेहरू और गांधी चार्ली चैपलिन के साथ रहकर प्रसन्न होते थे, कारण वे स्वयं पर हंसने की इस कला पर मुग्ध थे। चौथा प्रश्न, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेयकर माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां कई रस साथ साथ आए हों? उत्तर, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में यही श्रेयस्कर माना है कि किसी भी कलाकृति में केवल एक ही रस न हो, बल्कि एकाधिक रस तथा साथ साथ हो। इससे कलाकृति समृद्ध और रुचिकर बनती है। भारतीय रसशास्त्र में भी वीर और श्रृंगार, श्रृंगार और हास्य, वीर और रौद्र, वीर और करुण, श्रृंगार और करुण रस साथ साथ चलते हैं, परंतु हमारे यहाँ करुण और हास्य रस का मेल नहीं माना गया। हमारे यहाँ करुण दृश्य पर हास्य को स्वीकार नहीं किया गया। इसी प्रकार हास्य रस में करुण रस का निषेध माना गया। पांचवा प्रश्न, जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? उत्तर, चार्ली को बचपन में बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ा। उन्हें पिता के बिना परित्यक्ता माँ के संग बहुत गरीबी में जीना पड़ा। माँ पागल हो गई और उन्हें संभालना पड़ा। उन्हें बड़े बड़े पूंजीपतियों, सामंतों, औद्योगिक घरानों ने बहुत दुत्कारा, अपमानित किया। उपर्युक्त सभी संघर्षों और दुखों ने चार्ली के व्यक्तित्व को बहुत संपन्न बनाया। चार्ली ने बड़े बड़े श्रीमानों, शासकों तथा उच्च पदस्थ महिमावानों की सच्चाई को बड़ी करीबी से देखा। तभी वे अपनी फिल्मों में उनकी गरिमामयी दशा दिखाकर उन पर लात मार सके और हंसी का पात्र बना सके। छठा प्रश्न है, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? उत्तर, भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र रस को महत्व देता है, किंतु करुणा व हास्य जैसे विपरीत रस वहाँ एक साथ नहीं आते। चार्ली चैपलिन की फिल्मों में त्रासदी, करुणा व हास्य का सामंजस्य मिलता है। यह स्थिति रस सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। दूसरे के दुख में हंसना या हंसी में करुणा देखना भारतीयों के स्वभाव में नहीं है। अतः चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा व हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में नहीं आ सकता। सातवां प्रश्न है, चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? उत्तर, चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लवरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने वज्रादपि कठोरानी अथवा मृदुनी कुसुमादपि क्षण में दिखता है। तब वह ऐसा अवसर उत्पन्न कर देता है कि वह हास्य का आलंबन बन जाता है। पाठ के आसपास का प्रश्न। पहला, आपके विचार से मूक और सबाक फिल्मों में से किसमें ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता और क्यों है? उत्तर, भाव की अभिव्यक्ति चेष्टाओं से होती है,
किंतु वाणी से अभिव्यक्ति करना बहुत सरल व सहज है। मूक फिल्मों में सभी भावों को शारीरिक चेष्टाओं से व्यक्त किया जाता है, जो बहुत श्रम साध्य है। साथ ही बहुत दक्षता की आवश्यकता है। वाणी के द्वारा स्नेह, करुणा, घृणा, क्रोध आदि भावों को व्यक्त करना बहुत सरल है। अतः मूक फिल्मों में ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता रहती है। दूसरा प्रश्न, सामान्यतः व्यक्ति अपने ऊपर नहीं हंसते, दूसरों पर हंसते हैं। कक्षा में ऐसी घटनाओं का जिक्र कीजिए। उत्तर, क का आप अपने ऊपर हंसे हो। ख, हास्य करुणा में या करुणा हास्य में बदल गई हो। तो इसमें दिया गया है कि विद्यार्थी अपने स्वयं करें। और ख का है, मास्टर जी ने कक्षा में बाल किशन नाम के मरियल से लड़के को दंड देने के लिए टांग से पकड़ा और आसमान में घुमा दिया। बालकिशन का हवा में ही पेशाब निकल गया। सारे लड़के हंसने लगे। मास्टर जी ने उसे नीचे खड़ा किया तो बालकिशन बेहोश होकर गिर पड़ा। अब सब लोग दुखी होने लगे और बालकिशन को होश में लाने के लिए भागदौड़ करने लगे। इस प्रकार हास्य की घटना करुणा में बदल गई। तीसरा, चार्ली हमारी वास्तविकता है, जबकि सुपरमैन स्वप्न। आप इन दोनों में खुद को कहाँ पाते हैं। उत्तर, चार्ली की फिल्मों में हमारे जीवन की वास्तविकताओं का वर्णन है, इसलिए हम अपने को उसके ऊपर रूप में देखने लगते हैं। सुपरमैन कल्पना है, उसके कार्य ऐसे होते हैं जो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, अतः हम उसमें अपने को नहीं देख सकते। चौथा प्रश्न है, भारतीय सिनेमा और विज्ञापनों, ये जो है परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। आगे भाषा की बात है। तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। वाक्य में चार्ली शब्द की पुनरुक्ति से किस प्रकार के अर्थ छटा प्रकट होती है। इस प्रकार के प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई 3 वाक्य बनाए। यह भी बताइए कि संज्ञा किन स्थितियों में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लगती है। उत्तर, चार्ली चार्ली होना पुनरुक्ति प्रयोग है। इस प्रयोग में चार्ली सामान्य वास्तविकता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है का आशय है चेहरे पर अपनी वास्तविकता का बोध होने के समान मनुष्य होने के भाव उजागर हो जाते हैं। 3 वाक्य। पहला, वह कवि सम्मेलन सुन कर बोर हो गया है। दूसरा, क्रोध में अंधा आदमी जोर जोर से बोलने लगता है। तीसरा, उसकी आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थी। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए वाक्यांशों में हुए भाषा के विशिष्ट प्रयोगों को पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। क का, सीमाओं से खिलवाड़ करना। ख, समाज से दुराया जाना। ग, सुदूर रोमानी संभावना। घ, सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस हो जाएगी, उठेगी। और अंग, जिसमें रोमांस हमेशा पंक्चर होते हैं। तो उत्तर है क का, चार्ली की फिल्मों ने पिछले 75 वर्षों में अपनी कला से 5 पीढ़ियों को मुग्ध किया है। इस प्रभाव ने समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं का अतिक्रमण किया, अर्थात चार्ली की फिल्मों का रूप सार्वदेशिक व सर्वव्यापी है। ख का, चार्ली अपनी निर्धन पृष्ठभूमि के कारण समाज के श्रीमंत वर्ग से बचपन में तिरस्कृत होता रहा था। ग का, चार्ली की नानी खनाब दोषों के समुदाय की थी। उसके आधार पर लेखक ने एक मनोरम कल्पना के माध्यम से संभावना व्यक्त की है कि चार्ली में कुछ भारतीयता होगी, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे। घ का है, चार्ली जब जीवन के विविध क्षेत्रों में अपने को श्रेष्ठतम दिखलाता है, तब सहसा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि वह गरिमा परिहास का रूप बन जाती है। आशय यह है कि चार्ली अपने सर्वश्रेष्ठ रूप को हास्य का आलंबन बना लेता है। अंगह का है, चार्ली ने महानतम क्षणों में अपमान, चरमतम सूरवीर क्षणों में कैलब्य व पलायन, लाचारी में भी विजय के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वहाँ रोमांस किसी न किसी हास्यास्पद घटना से मजाक में बदल जाता है। गौर करें। क का, हाँ, तो बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा।
नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।